नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में जब से 13 दिसंबर को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तब से नजरें अब कैबिनेट विस्तार पर हैं। कैबिनेट विस्तार को लेकर हर एक नया सवेरा नया कयास लेकर आ रहा है। उधर सीएम मोहन यादव एक सप्ताह में दूसरी बार दिल्ली दौरे पर हैं। आज चर्चा इसी मसले पर और सवाल ये कि मध्य प्रदेश कैबिनेट को लेकर दिल्ली में क्या समुद्री मंथन चल रहा है। इस मीटिंग के बाद क्या नाम तय हो जाएंगे और सवाल ये कि बड़े चेहरों की वजह से कहीं कैबिनेट का विस्तार तो नहीं फंसा है और सांसद से विधायक बने नेता क्या मंत्री बनाए जाएंगे या नहीं। मंत्री पद से चूके 3 से 5 बार के विधायकों को क्या जगह मिलेगी, इन तमाम सवालों पर आज चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार के इंतजार की घड़ी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कैबिनेट विस्तार को लेकर भोपाल से दिल्ली तक भागम भाग है। हर दिन लगता है कि आज सस्पेंस से पर्दा उठ ही जाएगा, लेकिन सस्पेंस फिर सस्पेंस ही बना रहता है। अब एक बार फिर सीएम मोहन यादव दिल्ली में बीजेपी आला कमान से मिल रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब की बार सीएम मोहन यादव दिल्ली से मंत्रियों की फाइनल लिस्ट लेकर ही लौटेंगे, क्योंकि इससे पहले 17 दिसंबर को भी सीएम मोहन यादव दिल्ली में जेपी नड्डा से मिले थे। फिर 19 दिसंबर को शिवराज सिंह चौहान भी दिल्ली में जेपी नड्डा से मिले। इसके बाद लगा कि शायद अब मंत्रियों की लिस्ट पर मुहर लग जाएगी, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार में कोई ऐसा पेच फंसा है जिसे सुलझाना शायद आसान नहीं दिख रहा। दरअसल कैबिनेट विस्तार की राह में बड़े शहरों के बड़े चेहरों का पेच बताया जा रहा है। सागर की बात करें तो यहाँ से गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, गोविंद सिंह राजपूत मंत्री रहे हैं, लेकिन अब की बार यहाँ से शैलेंद्र जैन और प्रदीप लारिया भी दावेदार हैं। वहीं भोपाल की बात करें तो यहाँ से विश्वास सारंग शिवराज सरकार में मंत्री रहे हैं। अब की बार यहाँ से रामेश्वर शर्मा, कृष्णा गौर और विष्णु खत्री भी दावेदार बताए जा रहे हैं। इंदौर की बात करें तो इंदौर से उषा ठाकुर और तुलसी सिलावट मंत्री रहे हैं, लेकिन अब मालिनी गौड़, महेंद्र हार्डिया और रमेश मेंदोला भी मंत्री पद के दावेदार बताए जा रहे हैं। देखिए, बहुत जल्द ही नया मंत्रिमंडल भी सामने आएगा। देखिए, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में अभिमत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है, निश्चित रूप से मंत्रिमंडल भी एक नया ऊर्जा का संचार करेगा। पुराने अनुभव के साथ नई ऊर्जा उसमें समाहित होगी। माना जा रहा है कि सागर में जहां गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह जैसे दिग्गज मुख्य मुकाबले में है, तो सागर से ही गोविंद सिंह राजपूत सिंधिया के करीबी हैं। ऐसे में सिंधिया की भी कोशिश होगी कि गोविंद सिंह राजपूत को कैबिनेट में जगह मिले। इसी तरह की खींचतान भोपाल और इंदौर में भी है। बहरहाल इस बार चर्चा है कि 2 से 3 बार मंत्री रहे दिग्गजों को शायद दूसरा मौका ना मिले। ऐसे में एक नजर उन चेहरों पर डालते हैं जो पहले भी मंत्री रह चुके हैं। रहली से 9वीं बार जीते गोपाल भार्गव 2003 से जब भी बीजेपी की सरकार रही वो लगातार मंत्री रहे। वहीं 8वीं बार चुनाव जीते करण सिंह वर्मा 3 बार राज्य मंत्री रहे हैं। 8वीं बार जीते विजय शाह 3 बार मंत्री रह चुके हैं। मल्हारगढ़ से 8वीं बार जीते जगदीश देवड़ा पहले ही डिप्टी सीएम बनाए जा चुके हैं। वहीं 7वीं बार के विधायक अंचल सोनकर भी राज्य मंत्री रह चुके हैं। 4थी बार के विधायकों में दिलीप सिंह परिहार को छोड़ बाकी सभी विधायक पहले कभी न कभी मंत्री रह चुके हैं। 4थी बार चुनाव जीतने वाले विधायकों में नारायण सिंह कुशवाहा मंत्री रहे हैं। इसके अलावा ब्रजेंद्र सिंह यादव, गोविंद सिंह राजपूत, सुरेंद्र पटवा, विश्वास सारंग मंत्री रहे हैं। वहीं अर्चना चिटनिस, महेंद्र हार्डिया और हरदीप सिंह डंग भी मंत्री रह चुके हैं। इस बार जिस तरह से सीएम के चेहरे को लेकर चौंकाया गया, माना जा रहा है कि कैबिनेट के चेहरे भी चौंकाने वाले हो सकते हैं। इसलिए इस बार नए चेहरे भी रेस में बताए जा रहे हैं। दरअसल एमपी में कई ऐसे विधायक हैं जिन्हें पहले कभी मंत्री बनने का मौका नहीं मिला है। इन विधायकों में 5वीं बार के विधायक नीमच के दिलीप सिंह परिहार हैं। 4थी बार के विधायकों में सागर से शैलेंद्र जैन, नरियावली से प्रदीप लारिया, धौनी से कुंवर सिंह टेकाम, सुहागपुर से विजयपाल सिंह, इंदौर 2 से रमेश मेंदोला और इंदौर 4 से मालिनी गौड़ है। वहीं 3री बार के विधायकों में मेहगांव से राकेश शुक्ला, शिवपुरी से देवेंद्र जैन, निवाड़ी से अनिल जैन, हटा से उमा खटीक, सिरमौर से दिव्यराज सिंह, बांधवगढ़ से शिव नारायण सिंह, मुडावरा से संदीप जायसवाल, जबलपुर कैंट से अशोक रोहाणी, पनागढ़ से सुशील तिवारी, सिवनी से दिनेश राय, भैंसदेही से महेंद्र सिंह,
सिवनी मालवा से प्रेम शंकर वर्मा, पिपरिया से ठाकुरदास नागवंशी, बैरसिया से विष्णु खत्री, गोविंदपुरा से कृष्णा गौर, हुजूर से रामेश्वर शर्मा, सीहोर से सुदेश राय, देवास से गायत्री राजे पवार, खातेगांव से आशीष शर्मा, मांधाता से नारायण पटेल, धार से नीना वर्मा, देपालपुर से मनोज पटेल और रतलाम सिटी से चैतन्य कश्यप का नाम शामिल है। मंत्रिमंडल का विषय थोड़ा सा एक ऐसा विषय होता है जिसमें सतर्कता जरूरी होती है। रीजनल बैलेंस, सीनियरिटी का ध्यान रखना पड़ता है, कास्ट बैलेंस देखना पड़ता है, फिर लोकसभा का चुनाव है उसके हिसाब से इक्वेशन देखनी पड़ती है, तो ये सब चीज़ें हड़बड़ी में नहीं होती। बहरहाल इधर बीजेपी खेमे में जहां मंत्रिमंडल को लेकर माथापच्ची जारी है, उधर विपक्षी कांग्रेस इस पर चुटकी ले रही है। देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश में विधायक दल का नेता चुना गया है और जिस तरह से मंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री बनाए हैं, उससे स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, जहां भाजपा के 2 लोग निर्णय करेंगे किसे मंत्री बनाना है नहीं बनाना है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए 18 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं, लेकिन मंत्रिमंडल के चेहरे को लेकर तस्वीर अब भी साफ नहीं हो पाई है। ऐसे में नजरें एक बार फिर सीएम मोहन यादव के दिल्ली दौरे पर है और सवाल यही है कि सीएम के इस दिल्ली दौरे में क्या कैबिनेट के संभावित चेहरों पर मुहर लग जाएगी या इंतजार और लंबा खिंचेगा। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं, मृगेंद्र सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ब्रजगोपाल लोया जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और संतोष गौतम जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। लोया जी, देखिए, रोज कुछ ना कुछ हमें डेटा निकालना पड़ता है। मुझे लगता है कि जितने डेटा की बात बीजेपी करती है उससे ज्यादा डेटा तो हमारी टीम निकाल कर रोज ला रही है। हम रोज कुछ नाम रख रहे हैं, इन पर मोहर कब लगेगी सर? ये इंतजार कब खत्म होगा? आज तो इतने सारा पूरा डेटा बता दिया, 3 बार 4 बार 7 बार 8 बार के सारे विधायक बता दिए। अगर आपको कहीं कमी लग रही है तो आप भी इस डेटा को ले सकते हैं, लेकिन कम से कम इसको फाइनलाइज तो कर दीजिए। बिल्कुल, बहुत जल्दी अंतिम निर्णय होगा और आप इसकी डेटा की बजाय वहाँ जो सूची है, जो मंत्री शपथ लेंगे उनके नामों की उद्घोषणा करेंगे। समय बहुत कम बचा है, परंतु मैं एक आपसे आग्रह करूं कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे अलग अलग मत करिए। आप 163 विधायक जीत कर आए हैं, इनमें सारे ही मंत्री बनने के योग्य हैं। ऐसा कोई नहीं है जो मंत्रिमंडल का सदस्य बनने की पात्रता ना रखता हो। ये जनता से जुड़े लोग हैं, जनता के सरोकारों से जुड़े लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने में सक्षम लोग हैं। ज्यादातर लोग इसमें ऐसे हैं जो पहले भी काम कर चुके हैं, सरकार में अलग अलग काम कर चुके हैं और संगठन में भी अलग अलग दायित्व निभा चुके हैं। मंत्रिमंडल में किसको स्थान मिलेगा ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आपको ध्यान होगा कि मंत्रिमंडल में बहुत ज्यादा माथापच्ची करना या बहुत ज्यादा उसके लिए लालायित होना, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का काम नहीं है। आप लगातार देख रहे हैं, भले ही माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए हुए हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी के विधायक गण और कार्यकर्ता और शक्ति प्रदर्शन, इस तरह का कोई वातावरण आज मध्य प्रदेश में नहीं है। यही भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों को दिखाता है। अब पार्टी को यह तय करना है कि इनमें से कौन जो योग्य व्यक्ति है, उनमें से किन किन को जिम्मेवारी दी जानी है, किन को किस चीज की जिम्मेवारी दी जानी है। केवल मंत्रिमंडल में स्थान ही पार्टी की जिम्मेवारी नहीं है, पार्टी के पास बहुत काम है। हर कार्यकर्ता और हर कार्यकर्ता के लिए काम, ये जो हमारा लक्ष्य है, इसके साथ हम काम करेंगे और आने वाले 2-3 दिन में सब स्थिति स्पष्ट है। ये लोया जी, मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है, इतने बड़े बड़े इश्यूज विधानसभा में अभी उठ रहे हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग मीडिया से आकर बात नहीं करना चाहते हैं। जो पहले बड़े मीडिया फ्रेंडली होते थे, बातचीत करते थे कुछ नेता खुलकर, उन्हें ये डर है कि मीडिया में ज्यादा दिखेंगे, हमारा ही पत्ता ना कट जाए, तो कम से कम उनको भी ओके कर दीजिए, कम से कम बयान तो वो अपने खुलकर दे पाएंगे आगे। नहीं, देखिए, मीडिया में किसी के आने से किसी का नाम नहीं कटता, ना आने से कटता। ये तो मिथक है और इन मिथकों को तोड़ना ही भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। मैं एक बात बड़ा आपसे स्पष्ट कह दूं, क्योंकि मीडिया एक ही प्रश्न बार बार पूछ रहा है, क्या आप मंत्री बनेंगे, क्या आप मंत्री बनेंगे, तो देखिए, जो काम उन्हें नहीं तय करना है, जो काम संगठन के स्तर पर तय करना है, उस प्रश्न का जवाब उनके पास भी नहीं है, इसलिए वो जवाब देने से बचते हैं। बाकी वो मीडिया फ्रेंडली तो भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता है। हम उस तरह के लोग नहीं है कि मीडिया के साथ दुर्व्यवहार करते रहे। आपने देखा है किस किस राजनीतिक दल के नेताओं ने किस किस तरह से मीडिया के साथ बदतमीजियां की हैं। मीडिया फ्रेंडली तो हम सब हैं, परंतु आने वाले समय में आप देखेंगे कि वही लोग आपके पास से संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे।
संतोष गौतम जी, आप लोगों का भी जाहिर बात है ये इंतजार बढ़ता जा रहा है। आप क्या वजह मानते हैं, हर एक दिन के साथ ये घोषणा क्यों नहीं हो पा रही है? और आप भी तो नेताओं से मिलते होंगे, विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, आपके विधायकों की भी बातचीत होती होगी, कुछ सुगबुगाहट है अंदर खाने बीजेपी नेताओं में? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं ये बता दूं कि हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है कि ये मंत्रिमंडल में किसको लेते हैं किसको नहीं, लेकिन अल्टीमेटली इससे प्रदेश को नुकसान हो रहा है। तुरंत फैसले नहीं हो पा रहे हैं, जनहित के लिए कोई काम नहीं हो रहे हैं, सारा मध्य प्रदेश ठप पड़ा है क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार ही नहीं हो पाया है। और मंत्रिमंडल का विस्तार हो कैसे? तमाम महत्वाकांक्षी लोग जो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे वो छोटे पदों पर कैसे एडजस्ट होंगे, इसकी कवायद भारतीय जनता पार्टी को करनी है। और ब्रजगोपाल लोहिया जी हो या कोई भी हो मध्य प्रदेश का नेता, यहाँ तक कि भले ही मोहन यादव मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो, उन्हीं को नहीं पता कि मैं किसको मंत्री बना पाऊंगा, किसको नहीं बना पाऊंगा, कौन मंत्रिमंडल में होगा कौन नहीं होगा, क्योंकि ये तो केवल दो लोग जानते हैं। उन दो लोगों का नाम है, एक का नाम है ताना और एक का नाम है शाह। तो तानाशाह मिलकर भी अगर कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं तो समझा जा सकता है कि कवायद कितनी लंबी है और मध्य प्रदेश के नेताओं का अहंकार कितना टकरा पड़ा। क्योंकि हम इस तरह की भाषा को प्रमोट नहीं करते हैं संतोष। नहीं देखिए, इसको जो आप और अच्छे से बात रखेंगे। देखिए, आप प्रधानमंत्री नहीं, बिल्कुल अच्छे से रख रहा हूँ, बिल्कुल आप सीधा नाम ले लीजिए, बिल्कुल अच्छे से ले रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी दोनों मिलकर तय करने वाले नेता हैं और वो दोनों ही तय नहीं कर पा रहे हैं। असमंजस इस कदर में है, नरेंद्र सिंह तोमर को मंत्री बनाया नहीं, उनको बना दिया स्पीकर, तो उनकी भी महत्वाकांक्षाएं हिलोरे ले रही थी, वो भी नाराज बैठे हैं। कैलाश विजयवर्गीय को सोच रहे कहां एडजस्ट करें, राकेश सिंह को कहां एडजस्ट करें, प्रहलाद पटेल का क्या करेंगे, और तमाम जो मंत्रिमंडल में आने के दावेदार हैं, 4-4, 5-5 बार के विधायक, उनकी बात तो आप करिए ही मत। तो मैं कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में इससे बुरी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की कभी हुई नहीं। कितने पूर्ण बहुमत के बाद इतने दिन लग रहे हैं, सिर्फ फुटबॉल कितनी ज्यादा है आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन इससे कुल मिलाकर प्रदेश का नुकसान हो रहा है। प्रदेश में जनहित के कोई फैसले नहीं हो रहे, विकास कार्य ठप पड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी खामोश है। ठीक है लोहिया जी, आपका जवाब मैं लूंगा, लेकिन मृगेंद्र सिंह जी, देखिए ये पहले 10 दिन जो थे सरकार के, 13 तारीख को शपथ ग्रहण हुआ, उसमें भी बड़ी देरी हुई, 3 तारीख से 10 दिन तक कयास ही लगते रहे, और अब भी लगभग 10 दिन का समय होने वाला है, कयास ही लग रहे हैं मंत्रिमंडल को लेकर। शायद हम अब फैसलों पर चर्चा कर रहे होते, सरकार के कामकाज पर चर्चा कर रहे होते, लेकिन चर्चा रोजाना, क्योंकि कुछ नया डेवलपमेंट होता है। आज मुख्यमंत्री फिर जा रहे हैं, दिल्ली गए हुए हैं, वहां पर क्या आपको लगता है कि इस बार ये फाइनल मुलाकात होगी? और अभी तक ये जो पेंच फंसा है सर, आपका एनालिसिस क्या कहता है? जब बीजेपी के पास सब कुछ है, डेटा है, नेता हैं, उसके बावजूद क्यों अब तक ये ऐलान रुका हुआ है? देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा या नहीं कहा जा सकता कंफर्म कब होगा, लेकिन जो मेरी खबर है शायद 24 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। और जिस तरह से आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी गए हुए हैं, उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम भी गए हैं और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष भी गए हैं, तो मुझे लगता है वहाँ पार्टी नेताओं से चर्चा के बाद 1-2 दिन में नाम फाइनल हो जाएंगे। जहाँ तक जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि जो वरिष्ठ विधायक हैं जो चुन के आए हैं, चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी की बात कर लें, प्रहलाद पटेल जी की बात कर लें, राकेश सिंह जी की बात कर लें या राव उदय प्रताप सिंह जी की बात कर लें, तो ये इन लोगों को क्या किया जाए एडजस्ट करने के, जो मुझे लगता है, मेरी खबर है कि शायद कैलाश विजयवर्गीय जी को भी, प्रहलाद पटेल जी को भी, राकेश सिंह जी को, उदय, इनको चारों को कैबिनेट में मंत्री बनाया जा रहा और इनको एक अच्छे विभाग देंगे। इनका लंबा अनुभव है, चाहे कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, उनको प्रदेश के बारे में बहुत लंबा हुआ है। प्रहलाद पटेल जी जरूर पहली बार विधायक बन के आए हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री रहे, उनका अनुभव है। राकेश सिंह जी 4 बार सांसद रहे हैं और लोकसभा का उनका लंबा अनुभव है, पार्टी के सचेतक भी रहे हैं, क्योंकि अब इस्तीफा दे चुके हैं। इस तरह मुझे लगता है कि सबको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। और सबसे दिक्कत है आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर जो क्षेत्रीय और जाति समीकरणों को भी ध्यान में रखना होगा कि पता चला कि एक जगह से कई 4 आ गए, दूसरी जगह से नहीं आए, तो वहाँ भी नाराजगी हो सकती है। तो मुझे लगता है कि इस बार जो सबसे ज़्यादा दिक्कत क्षेत्रीय और जाति समीकरणों का भी ध्यान रखा जाएगा, ताकि कहीं किसी तरह की नाराजगी ना हो, क्योंकि लोकसभा चुनाव तक सभी को साथ के रखना है। इसीलिए मुझे लगता है कि जो मंत्रिमंडल में होंगे 20 के आसपास मंत्री रहेंगे और फिर बाकी विस्तार और आगे किया जाएगा। पिछली कैबिनेट को उठाएं मध्य प्रदेश की, उसमें तो क्षेत्रीय संतुलन नहीं था, उसमें तो खुद पार्टी के अंदर के लोग लगातार ये सवाल उठाते थे कि भाई विंध्य को आप कहां दे रहे हैं, महाकौशल के अलग अपनी शिकायत करते थे। तब तो ये कहा जाता था कि ग्वालियर
और इसमें सबसे ज्यादा जोर दिखता है कैबिनेट में, तो पिछली बार तो नहीं था, उसके बावजूद तो रिजल्ट सरकार के फेवर में आ गए। नहीं, देखिए ऐसा है, पिछली बार की जो कैबिनेट थी वो मजबूरी कैबिनेट थी, क्योंकि सिंधिया जी के तय हुआ था जो इन लोगों से बातचीत, सिंधिया जी कितने लोगों को लेंगे, क्या करेंगे, इस आधार पर आप देखिए इस बार पिछड़ा क्षेत्रीय तो साथ ही जाति संतुलन भी बिगड़ा हुआ था। लेकिन निश्चित रूप से जो पार्टी ने काम किया संगठन की मजबूती के कारण, तो और जो मोदी की गारंटी है, मोदी जी ने जो लोगों को से वादे किए थे उसके कारण इतना बहुमत आया है। तो ये कहा जाना कि पिछली बार मंत्रिमंडल नहीं था इस कारण जीता, तो ये नहीं है। इसमें बहुत कुछ केंद्र सरकार की योजनाओं, विशेषकर मोदी जी की गारंटी, और जो मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मध्य प्रदेश में आकर स्टीयरिंग संभाली थी, और 3-4 महीने पहले जो हालत थी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, उसके बाद अमित शाह जी और उसके बाद भूपेंद्र यादव जी आए और अश्विनी वैष्णव जी, जिस तरह से इनकी टीम, शिव प्रकाश जी वगैरह ने जिस तरह से किया, उसके बाद जो स्थितियां बनी, इस कारण केवल इस कारण कहा जाए कि हाँ पिछले बार अधिकतर मंत्री ग्वालियर के थे तो इससे अच्छे रिजल्ट नहीं आए करते, तो ऐसा नहीं है। सब जगह पार्टी के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, इस कारण इतना अच्छा रिजल्ट आया है। क्योंकि कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि शायद ये जो बड़े नेता हैं, ये तो इनका लक्ष्य तो कुछ और था, और वो एक ही थी सीट मुख्यमंत्री की, या फिर उसके बाद 2 डिप्टी सीएम की सीट थी, वो तीनों भर चुकी हैं। क्या अब ये लोग चाहते भी हैं कि इन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिले? क्योंकि कुछ खबरें तो ऐसी भी हैं कि शायद अब इनकी इच्छा नहीं है कि मंत्रिमंडल में इन्हें जगह मिले, और क्यों ना एक फ्रेश पूरा मंत्रिमंडल दिया जाए। जी, आपका सवाल। नहीं, देखिए ये बात भी है कि ये लोग मंत्री नहीं बनना चाहते, लेकिन जो पार्टी का आदेश होगा उनका पालन करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए कैलाश जी का आपने कई बार सुना होगा, उनने कहा मैं विधायक का चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन संगठन ने कहा कि चुनाव लड़ना है तो उनके संगठन का निर्देश माना है, चुनाव लड़ा। यही स्थिति प्रहलाद जी की भी है, यही राकेश सिंह जी की भी है कि ना चाहते हुए भी पार्टी ने कहा कि विधानसभा चुनाव लड़ना है तो लड़े और जीत के आए। तो केवल ये नहीं चाह रहे हैं कि हम मंत्री बनेंगे तो मंत्री उन्हें नहीं बनाया, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संगठन का दल है, यहाँ सब कुछ संगठन तय करता है। तो अगर संगठन तय कर देगा कि इन्हें मंत्री बनना है तो बनना है। इसमें ऐसा नहीं कि आप चूंकि केंद्र में सीनियर रहे तो यहाँ नहीं बन सकते। उदाहरण आपके सामने है, मध्य प्रदेश में ही बाबूलाल गौर जी, इन्हें शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल में मंत्री थे, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सुंदरलाल पटवा जी मंत्रिमंडल में, कैलाश जोशी जी मंत्री थे, वो भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अरे महाराष्ट्र में देख लीजिए, 5 साल मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस, उसके बाद उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। कि भारतीय जनता पार्टी संगठन का दल है कि जो संगठन तय कर देता है वो सबको मानना पड़ते हैं, किसी की अपनी नहीं चलती है। ठीक, लोया जी, मैनेजमेंट में एक चीज कही जाती है कि सबको खुश रखना भी बहुत जरूरी है। केवल अनुशासन के नाम पर उनकी इच्छाओं को मारना वो भी जायज नहीं है। इन नेताओं ने पार्टी के कहने पर चुनाव लड़ा और पार्टी को फायदा भी हुआ। एक तरफ जब ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस की वापसी हो सकती है मध्य प्रदेश में, शायद एक कलेक्टिव लीडरशिप थी, उसकी वजह से 163 तक आप पहुंचे। तो अब इन नेताओं को खुश करने में क्या दिक्कत आ रही है, या फिर अनुशासन का डंडा ही चलने वाला है कि जो संगठन चाहेगा वही होगा, इनकी खुशी का ख्याल शायद ना रखा जाए? देखिए, एक बड़ा अच्छा आपका प्रश्न है। जिन लोगों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और व्यक्तिगत प्रसन्नता की बात आप कर रहे हैं, यदि उन्हें केवल मंत्री बनने से और राजनीति में पद पाने से अगर मिलता, तो आप याद करिए ये वही लोग हैं जिन्होंने उस भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया है जब भारतीय जनता पार्टी की कहीं सरकार नहीं थी। ये सारे लोग वही के वही लोग हैं। आप याद करिए, ये 1984 में उस समय भारतीय जनता पार्टी को आधार देने का काम कर रहे थे, जब भारतीय जनता पार्टी के पास लोकसभा में सिर्फ 2 सीटें हुआ करती थी, वो किसी राज्य में सरकार नहीं थी। हम ये जो लोग हैं, ये एक मिशन के लिए, ये एक विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं। आपने जैसा अभी हमारे साथी कह रहे थे कि वहां जिसको जो दायित्व दिया जाता है कोई कुछ नहीं कहता है। निजी इच्छाओं और निजी महत्वाकांक्षाओं के लिए कोई स्थान नहीं होता है। जब एक दल किसी मिशन के लिए काम कर रहा हो, हम एक मिशन के लिए काम कर रहे हैं, हम गौरवशाली वैभवशाली भारत के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं, हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। केवल मंत्री बनकर किसी की भूमिका हो सकती है, ये उस नेता का कद छोटा करना है। भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि किसे बनना है, और हम सब एक सामूहिक नेतृत्व के साथ काम करने वाले लोग हैं।
कोई एक व्यक्ति का नेतृत्व, कोई एक परिवार का निर्णय, ये इस तरह के काम भारतीय जनता पार्टी में न तो सोचे जाते हैं, न उनके लिए कोई स्थान है। परंतु भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं तो हैं सर, मैं वही तो मैंने सवाल पूछा कि मैंने आपसे कहा महत्वाकांक्षाएं देखिए, फिर आपसे क्यों कहते कि मैं क्यों चुनाव लड़ रहा हूं? अब ये उनका ही स्टेटमेंट था, ये कोई मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मैं क्यों चुनाव लड़ रहा हूं, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, सबने कहा केवल विधायक के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, तो ये मेरा स्टेटमेंट नहीं था या कांग्रेस का स्टेटमेट नहीं था। तो इसके आगे का भी तो सुन लीजिए। नहीं, ये महत्वाकांक्षा सारे नहीं, आप सुन लीजिए लोकेन जी, मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा ना कि हम केवल विधायक बनने चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत की सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और उस चुनाव में आप देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व यहाँ काम कर रहा था, जो भी मध्य प्रदेश की लीडरशिप थी, सारे लोग खुद का चुनाव भी लड़ रहे थे और उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ रहे थे। क्या उन्हें दिखाई नहीं देता? सबको मालूम है, वो राजनीति में बड़े लंबे समय से काम कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि मुख्यमंत्री एक ही बन सकता है, उन्हें मालूम है कि मंत्रिमंडल में 30 से 34 सदस्य हो सकते हैं, उन्हें सब मालूम है। और वो निर्णय की प्रक्रिया में शामिल रहे लोग हैं, उन्हें सब मालूम है कि निर्णय किस आधार पर होते हैं, किस तरह से होते हैं। आप चिंता मत करिएगा, मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने वाला मंत्रिमंडल 2-4 दिन में मध्य प्रदेश में आकार लेगा। किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जिनको जल्दी लग रही है उनको थोड़ा सा आग्रह पूर्वक बताना चाहता हूं कि याद करिए 2018 में 16 दिसंबर को अकेले कमलनाथ जी ने शपथ ली थी और उसके बाद 29 दिसंबर को मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल ने आकार लिया था। हमने तो मध्य प्रदेश को 2 मुख्यमंत्री और 1 मुख्यमंत्री दे चुके हैं। तो जो लोग स्वयं के गिरेबान में नहीं झांककर दूसरों पर आरोप लगाते हैं, हमें अपने नाम जरूर करना है। लेकिन मृगेंद्र जी, मैं एक चीज जरूर जानना चाहता हूं, उसके बाद संतोष जी एक आखिरी रिएक्शन आपका भी लूंगा कि भाई संविधान क्या कहता है? संविधान तो ये कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेंगे। ये तो संवैधानिक प्रोसेस पूरा होता हुआ इस वक्त दिख नहीं रहा सर, या कहीं कम्युनिकेशन गैप है? ये दिल्ली बार बार जाना, भोपाल से चीजें क्यों नहीं हो रही हैं कुछ? नहीं, देखिए ये बात सही है कि मंत्री किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, संवैधान अधिकार मुख्यमंत्री को है, मुख्यमंत्री ही तय करते हैं। लेकिन जो कि पार्टी एक संगठन होता है, मैं आपसे शुरू से कहा कि एक संगठन होते हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं और मध्य प्रदेश के प्रभारी होते हैं और संगठन से जुड़े, उनसे चर्चा करना पड़ती है कि हम इनको रखना चाहते हैं मंत्रिमंडल में, उसके तर्क देने पड़ते हैं। क्यों? इस कारण दिल्ली जा रहे हैं। और दिल्ली में बगैर आप कोई भी पार्टी, कांग्रेस पार्टी की बात करें, जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था कमलनाथ जी मंत्रिमंडल में, तो ठीक कमलनाथ जी की इच्छा के मंत्री आए, लेकिन या भी और समय लग सकता है आपकी नजर में? संतोष जल्दी से। देखिए, मुझे तो लगता है कि लोया जी क्या करेंगे बेचारे, पूरी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मालूम कि आगे क्या होने वाला है। जिस तरीके से वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह को दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया, तो मेरा ये आरोप गलत नहीं कि केवल 2 लोग तय करते हैं। जेपी नड्डा जी का चुनाव हुआ है, कौन सा सामूहिक नेतृत्व था? आप लोग लड़ रहे थे चुनाव में, वही नेता आपको कौन सा सामूहिक नेतृत्व था? जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, इनसे किसी से सलाह ली गई क्या? तो ये कोई बता ही नहीं सकता कि कब होने वाला है मंत्रिमंडल का विस्तार। बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए। फिलहाल इंतजार बना हुआ है, ये सस्पेंस कब खत्म होगा ये देखना होगा। न्यूज स्टेट पर आप बने रहिएगा, अपडेट आपको मिलते रहेंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटेंगे।